आपने राहुल गांधी जी को देखा, उन्होंने पहले राफेल पे भी कुछ आरोप लगाए, उन्होंने पहले एक बार वो पेगासस के नाम से भी आरोप लगाए। वो विभिन्न प्रकार के हर बार कुछ आरोप ढूंढ लाते हैं। नोटबंदी में भी उनको बड़ी आपत्ति थी, वो आज तक उसको बोल रहे हैं। कुछ उद्यमियों के विरुद्ध वो ऐसे आरोप लगाते हैं और फिर उसके बाद उस विषय को वो छोड़ देते हैं, फिर किसी नए विषय पर आ जाते हैं। तो कुछ लोगों के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नरेंद्र मोदी के प्रति हैं, उसका परिणाम है कि वो जो भी वो कहें उसके विरोध में खड़ा होना है। आम आदमी पार्टी के संयोजक होते थे अरविंद केजरीवाल, वो किसी पर आरोप लगा देते थे, उसके बाद फिर वो कुछ समय बाद माफी भी मांग लेते थे। ये राहुल गांधी जी के स्तर पर ना हो तो अच्छा है। मैं ऐसे पढ़े लिखे लोग मुझे मिलते हैं बहुत सारे, जो बीजेपी के विरोधी नहीं है और कांग्रेस के समर्थक नहीं है, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न आ गया है। राजनीति अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय, आज के समय में हम देखें तो दोनों में ही भयंकर उठापटक मची हुई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहां दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बनने के लिए तैयार हैं, तो वहीं राष्ट्रीय राजनीति में हम देख रहे हैं कि एक चुनाव के लिए सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जा रहा है। ऐसे ही मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा सर, जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की बिहार इलेक्शन, SIR और हमारी जो राष्ट्रीय राजनीति में आज दौर चल रहा है, जहां पर एक झूठ को इतनी जोर से बोला जा रहा है कि वो सच लगने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि वो सच लगना शुरू हो जाए। मैं बात कर रही हूँ वोट चोरी पर, जो अभी राहुल गांधी जी ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरीके से उन्हीं के राज्य, जहां पर उनकी सरकार है कर्नाटका में, उस राज्य की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट चोरी की गई है। लेकिन हमने देखा कि जहां से उन्होंने वो साक्ष्य बटोरे थे, वो साक्ष्य देने वाले खुद अब मीडिया में आकर बोल रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, उनके साक्ष्य झूठे थे और वगैरह वगैरह। देखिए, भारतीय राजनीति में राहुल गांधी जी आज की तिथि में विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में जी। तो उनके पास एक महत्वपूर्ण पद है। वो संवैधानिक नहीं है, तब भी स्टैट्यूटरी पोजीशन है जी जी। इसलिए उनसे तो बहुत गंभीरता की अपेक्षा देश करता है। वो किसी विषय पर आरोप लगाएं तो वो आपको, आम आदमी पार्टी के संयोजक होते थे अरविंद केजरीवाल, वो किसी पर आरोप लगा देते थे, उसके बाद फिर वो कुछ समय बाद माफी भी मांग लेते थे। ये राहुल गांधी जी के स्तर पर ना हो तो अच्छा है, लेकिन हमने बिहार के चुनाव के पृष्ठभूमि में ये देख लिया है कि SIR के विषय में कुछ और कहना और वोट चोरी के माध्यम से कुछ और कहना थोड़ा सा भारतीय राजनीति के परिदृश्य को विचलित करने वाला तो है जी। इससे तो मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी सतर्क सजग दृष्टि रखनी चाहिए शासन व्यवस्था पर। बिल्कुल। लेकिन वो दृष्टि रखते समय आप अनर्गल कोई आरोप लगाएं तो उससे थोड़ा सा लोकतंत्र की स्थिति ही विचलित होती है। बिल्कुल। इस विचलित होती लोकतंत्र की स्थिति को मेरा मानना है कि विचलित मेजॉरिटी तरीके से विपक्ष की वजह से हो रही है, क्योंकि चाहे मुद्दा किसी बिल को पास करने का हो, कोई राजनीतिक मुद्दा हो या फिर कुछ और, चाहे पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांगना हो, चाहे हमारी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो इस समय है वो इस किसी भी तरीके के साक्ष्य उनके सामने रखे, पर फिर भी उनके पास कोई ना कोई ऐसा मुद्दा होता है जिसकी वजह से या तो वो सदन की कार्रवाई नहीं चलने देते या वॉकआउट कर जाते हैं। तो इससे मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स का पैसा, देश का समय और देश की कार्यवाही जो चलनी चाहिए थी स्मूथ तरीके से, वो कहीं ना कहीं उसमें एक हर्डल आता है। देखिए, खुशी ऐसा है कि हम दूसरी दृष्टि से प्रारंभ करते हैं जी। वो ये कि संसद को चलाना जिम्मेदारी है सत्ता पक्ष की। बिल्कुल। ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे दोनों पक्ष उसके लिए उत्तरदायी हों, लेकिन सत्ता पक्ष में और विपक्ष में जो संवाद की सहज स्थिति है वो नहीं बची है, और ये दुखद भी है। इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए थी। ये भी हम जानते हैं कि इस दूरी के कारण कुछ व्यक्तियों द्वारा सत्ता पक्ष के कुछ व्यक्तियों को नापसंदगी भी है। बिल्कुल। कि उन्हें पसंद ही नहीं करते, चाहे वो कुछ भी अच्छा काम करें बुरा काम करें, ये भी एक कारण है। लेकिन इससे आप जो कह रहे हैं कि उससे धन की भी हानि होती है, समय भी व्यर्थ होता है, ये सब तो है ही। इसके अतिरिक्त हम संसार में अपने विशालतम लोकतंत्र के रूप में जब गर्व करते हैं तो ये बताने के लिए भी हमारे पास होना चाहिए कि हमारी संसदीय व्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं। वो भी नहीं काम कर रही हैं।
ये भी एक संकट है। बिल्कुल। आपने राहुल गांधी जी को देखा, उन्होंने पहले राफेल पे भी कुछ आरोप लगाए, फिर उन्होंने पहले एक बार वो पेगासस के नाम से भी आरोप लगाए। वो विभिन्न प्रकार के हर बार कुछ आरोप ढूंढ लाते हैं। नोटबंदी में भी उनको बड़ी आपत्ति थी, वो आज तक उसको बोल रहे हैं। कुछ उद्यमियों के विरुद्ध वो ऐसे आरोप लगाते हैं और फिर उसके बाद उस विषय को वो छोड़ देते हैं, फिर किसी नए विषय पर आ जाते हैं। कई बार न्यायपालिका ने उनसे कहा है कि आप अपने बोलने में जरा नियंत्रण रखिए। अभी पहलगांव मामले में जो सैनिकों के बारे में उन्होंने कहा, उस पर भी कोर्ट ने उनसे कहा। तो ये थोड़ा परेशान करने वाला है और मुझे लगता है विपक्ष के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी जी पहले वो कांग्रेस के एक सामान्य सांसद थे, क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्षता किसी और को दे रखी है उन लोगों ने, लेकिन अब तो वो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा के, तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें थोड़ा अधिक गंभीरता से बात करें तो लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा, ये मुझे ऐसा लगता है। सर, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल होगा यहाँ पर आपसे। राहुल गांधी जिस तरीके के बयान देते हैं, जैसी उनकी हरकतें हैं, क्या असल में आप उन्हें एक राजनेता मानते हैं? नहीं, वो पूर्णकालिक राजनेता हैं। मुझे लगता है पहले वो पूर्णकालिक राजनेता के रूप में काम नहीं कर रहे थे। अब उनके जो सलाहकार हैं उन्हें बाकायदा कोई ना कोई ऐसा विषय दे रहे हैं जिसपे वो समाज में प्रश्न चिन्ह और संदेह तो पैदा कर सकें। वोट चोरी के विषय में उन्होंने संदेह तो कुछ लोगों के मन में उत्पन्न कर दिया है। वो जो उन्होंने प्रस्तुत किया, आपने कहा कि जिनसे उन्होंने ये लिया डेटा, उन्होंने ही आके क्षमा मांग ली, ये सत्य है। लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। आप मीडिया से हो, आप जानते हो किसी विषय को अचानक मीडिया बहुत दिन तक, कई दिन तक उठा देता है और फिर बाद में 15-20 दिन बाद अचानक कोने में एक छोटा सा खंडन छाप देता है कि हमारे स्रोत गलत थे। ये ऐसे ही हो रहा है। राहुल गांधी जी को बता दिया गया है कि आपको एक विषय पकड़ो, सरकार की छवि धूमिल करो, शोर मचाओ, पूरे देश भर में बोलो, मीडिया उनके साथ खड़ा हो जाए, सब लोग खड़े हो जाएं और लोगों के मन में संदेह हो जाए। अचानक किसी दिन ये पता चल जाएगा कि वोट चोरी का मामला सारा गड़बड़ था। भाई, आपका जो न्याय वो है, निर्वाचन आयोग है, सारे डेटा के साथ सामने आ गया। अब वो ये कह रहे हैं कि क्यों आ गया, उनकी नाराजगी है निर्वाचन आयोग को सामने नहीं आना चाहिए। भाई, निर्वाचन आयोग पर आप आरोप लगाओगे तो वो बताएंगे। वो कह रहे हैं साहब शपथ पत्र पे दे लो, तो तुरंत उन्होंने बैक ट्रैक किया कि नहीं, शपथ पत्र मैं नहीं दूंगा, मैं तो निर्वाचित प्रतिनिधि हूँ। तो निर्वाचित प्रतिनिधि शपथ लेता है, एमपी भी शपथ लेते हैं, मंत्री भी शपथ लेते हैं, शपथ तो ली जा सकती है। कोई भी चीज हम शपथ पत्र कहते हैं, न्यायालय में जाते हैं शपथ पत्र कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन सामान्य एक संदेह उत्पन्न करने में वो सफल हो गए हैं, इस बात को मैं मानता हूँ। हाँ, ये सरकार के पक्ष की जिम्मेदारी है और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि उस संदेह को लोगों के मन से दूर कर दे। मैं ऐसे पढ़े लिखे लोग मुझे मिलते हैं बहुत सारे, जो बीजेपी के विरोधी नहीं है और कांग्रेस के समर्थक नहीं है, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न आ गया है। बिल्कुल, प्रश्न पूछ लगे, साहब इतना सारा डेटा लेके आए, सारा झूठ है क्या? तो बताना पड़ेगा किसी ना किसी को कि सब कॉन्कॉक्टेड है, ये तो बताना पड़ेगा किसी ना किसी को। बिल्कुल सर, बताने की जिम्मेदारी हमारी है, मीडिया की है। और इसमें हम अगर देखें तो केवल राहुल गांधी नहीं, अभी हमने कुछ समय पहले देखा था जब ऑपरेशन महादेव किया गया था, तो अखिलेश यादव जी ने इस ऑपरेशन के नाम पे ही सवाल उठा दिए। हाँ, ऐसा हुआ है। मैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में पिछले अनेक वर्ष से देख रहा हूँ, जब से एनडीए की ये सरकार आई है केंद्र में 2014 से, तो कुछ लोगों के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नरेंद्र मोदी के प्रति हैं। उसका परिणाम है कि वो जो भी वो कहें उसके विरोध में खड़ा होना है। बस कई बार इसको इतना सरल भी ना लिया जाए। इसके अतिरिक्त उनकी दृष्टि कुछ और वोट बैंक पर है। उन्हें ये जानकारी है कि यदि नरेंद्र मोदी के प्रत्येक कार्य का विरोध करेंगे तो एक निश्चित वोट बैंक उनके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। इसलिए आप उनकी तार्किकता को सामान्य रूप से मैं और आप देखें तो लगेगा ये तार्किक बातें कर रहे हैं, महादेव कह दिया तो क्या कष्ट हो गया उसमें भारत में। लेकिन नहीं, उनकी दृष्टि में वो वोट बैंक है जो इस बात से खुश होता है कि देखो महादेव, ऑपरेशन महादेव का तो विरोध करने के लिए ये खड़े थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इतने वर्षों में हम एक वोट बैंक ऐसा बना बैठे हैं जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता, उसके तत्वों, उसके पूर्व पुरुषों, उनके नाम लिए जाने से विचलित होता है और वो उनके विरोध किए जाने पर प्रसन्न होता है। ये एक तत्व है जिसको समझने की आवश्यकता है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने प्रदर्शन करता है। सर, पर इस पर मेरा मानना ये भी है कि वो लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोध के साथ साथ अब राष्ट्र विरोध करने लगे हैं। हमने राहुल गांधी को देखा है कई बार कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर ये भी बोल चुके हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को इन्वेड करना चाहिए।
उन्हें दखल-अंदाज़ी करनी चाहिए हमारे देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। तो ये कहीं न कहीं हमारी देश की छवि को इंटरनेशनल लेवल पे धूमिल करने का काम कर रही है। मेरे हिसाब से भारतीय राजनेता को एटलीस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी राजनेता को। देखिए, ये बात आपकी सही है। मैंने कहा वो विपक्षी नेता हैं, भारत में सत्ता पक्ष की आलोचना करें, उसमें कमियां निकालें, दोष निवारण के लिए कहें उनसे, ये अपने आप में उचित होगा, ठीक बात है। लेकिन वैश्विक स्तर पर भारत की कोई आलोचना करे वो निंदनीय है। वो ये मैंने भी उसको देखा है कार्यक्रम को, जब उन्होंने कहा कि पश्चिम के इन देशों को आगे आना चाहिए। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, भारत लोकतंत्र की जननी है जी। हम संसार भर में ऐसे लोकतंत्र हैं जिसमें बहुत समावेशिता है। हमारे लोकतंत्र में 1000 अच्छाइयां हैं, 2-4 विकृतियां होंगी, उनको ठीक करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते भी रहते हैं। इसलिए बाहर जाकर हमारे लोकतंत्र के बारे में, देश के बारे में ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहिए, इस बात से तो मैं सहमत हूँ। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि इसके लिए भी भारत के ही कुछ लोग हैं जो उन्हें व्यवस्थाएं और डेटा जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। ये थोड़ी दुर्घटना भारतीय लोकतंत्र में हो रही है, आज से नहीं हो रही, बहुत समय से हो रही है। राहुल गांधी उनका एक मुखौटा बने हुए हैं ऐसे तत्वों का, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बार मुझे नहीं लगता कि उन्हें स्पष्ट भी होगा कि इसके परिणाम क्या होंगे जो मैं कह रहा हूँ, या हमारी छवि का क्या परिणाम होगा। वो इतनी गंभीरता से उस बात को कहते भी हैं, इसमें तो मुझे संदेह है। लेकिन हाँ, परिणाम निश्चित रूप से वो दुखद होते हैं, हमारी छवि खराब होती है। भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था जितनी संपन्न, सुदृढ़ और गतिशील है, उस पर निश्चित रूप से प्रहार होता है। बिल्कुल, अब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे पहुंच गए हैं। तो आजकल जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है, वो है अमेरिका और इंडिया के संबंध। जी। जो अमेरिका और इंडिया एक समय पर BFFs यानी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हुआ करते थे, आज वो वही ट्रम्प उन्हीं मोदी से के ऐसे हम कह सकते हैं कि उन्हें देखकर ऐसे हो गए हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि क्योंकि मोदी जी ने पार्लियामेंट में ये कहा कि किसी भी विदेशी राजनेता या किसी भी विदेशी ताकत के कहने पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोका है। ये एक ही पार्ट है जो हम बता रहे हैं, और भी कई सारी वजहें हैं, लेकिन इसको मेजरली हाईलाइट किया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रम्प को एक पर्सनल वेंडेटा उनसे है, जिसकी वजह से वो टैरिफ बिना किसी ऑफिशियल रीजन, भले ही वो बोल रहे हैं कि रशिया से हम खरीदी कर रहे हैं तेल की, इस वजह से वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, पर वो केवल एक मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे ज़्यादा और बाकी देश हैं जो रशिया से व्यापार कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका का इंडिया की इकोनॉमी को डेड कहना कहाँ तक ठीक है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पहले कार्यकाल से भिन्न सिद्ध हुए हैं जी। भारत के प्रधानमंत्री के पिछले 3-4 राष्ट्रपतियों से संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, इस नाते अमेरिका से बहुत अच्छे रहे हैं। अमेरिका से हमारे संबंध हमेशा से बहुत अच्छे नहीं होते थे, लेकिन ये जरूर देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक पर्सनल केमिस्ट्री जिसे कहा जा रहा है आजकल, वो बनाई थी। डोनाल्ड ट्रंप के विषय में ये भी मीडिया में आ रहा है कि वो शांति का नोबेल प्राइज प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इससे संभावनाएं बताएं कि मैंने संभावित जो न्यूक्लियर वॉर हो सकता था 2 न्यूक्लियर पावर्स में, वो टाल दिया। उनका कहना है सर कि मैंने 11 वॉर्स को ट्रेड के बिहाफ पे रुकवाया। हाँ, लेकिन ये कुछ ऐसा हो रहा है कि उनके अति उत्साह में वो बहुत बार ये नहीं देख पा रहे कि इसके विश्व राजनीति पे क्या प्रभाव होंगे। संयोग से भारत एक ऐसी स्थिति में आज है, जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण विस्फोट किए थे, तो तब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तब भी हमने अपनी एक रेजिलियंस दिखाई थी पूरे देश ने, और विश्व भर के सैंक्शंस के बाद भी हम डरे झुके दबे नहीं थे। आज तो हम विश्व की शीर्षस्थ अर्थव्यवस्थाओं में हैं, सामरिक दृष्टि से बहुत संपन्न हैं, विश्व भर से हमारे जो हथियार खरीदने में कमी आई है और विश्व भर को हथियार की बिक्री में हमारी वृद्धि हुई है, हमारा बाजार बहुत बड़ा है, हम एक वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। तो ऐसे में तो हमें वैसे ही नहीं को दबा सकता, भारत ऐसा देश नहीं है। तो मुझे तो कई बार लगता है कि ये भी भारत को एक अवसर मिला है अपनी शक्ति, सामर्थ्य, स्वावलंबन की प्रवृत्ति और दृढ़ता को विश्व के सामने रखने का। और इसीलिए इसका एक पक्ष आपने देखा होगा कि हमारे चीन के साथ जो थोड़े से स्ट्रेन्ड रिलेशंस थे, उसको भी हम धीरे धीरे अब सॉफ्टन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गए हुए हैं, बड़े अच्छे से हमारे SCO में बातचीत हो रही है, तो वो भी एक दिशा मिल रही है। अच्छा अवसर ही मानता हूं मैं तो इसको, आपदा में अवसर है ये। बिल्कुल, आपदा में अवसर जरूर है। SCO समिट में प्रधानमंत्री हमारे लगभग 5 साल बाद इतनी ज्यादा हमारी दोनों कंट्रीज का इंटरेक्शन बढ़ा है। फ्लाइट्स रुकी हुई थी जो कोविड के बाद से, वो अब दोबारा संचालित हुई है।
और जहां तक है कैलाश मानसरोवर जो यात्रा रुकी हुई थी उसे भी जल्द ही संचालित किया जाएगा। पर सर एक चीज जो हमें मुझे लगता है दिमाग में रखनी चाहिए कि पहलगाम हमले में चाइना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, उसकी ये आदत हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले याद रखनी चाहिए। देखिए ऐसा है, भारत और चीन के संबंध हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। एक समय में भारत चीनी भाई भाई, और चीन ने 62 में आक्रमण कर दिया था। बिल्कुल। जो पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध हुए उसमें भी उन्होंने प्राय पाकिस्तान का साथ देते हुए दिखाई दिया है। आर्थिक रूप में भी वो पाकिस्तान की अधिक सहायता करता है, ये भी सही है। लेकिन जब हम इस परिदृश्य को देख रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि भारत पर इतना सारा टैरिफ ट्रम्प ने लगा दिया है और हमारे व्यापारियों को निर्यात में आयात में दोनों में कष्ट होने वाला है, बहुत बड़ी मात्रा में हमें अपने व्यापार को दूसरी दिशाएं ढूंढनी पड़ रही हैं, ये भी सब समझ में आ रहा है। लेकिन जरा ये भी समझिए कि चीन से अमेरिका के संबंध की जो सहजता थी वो भी समाप्त हो रही है। इसलिए चीन भी कहीं विश्व राजनीति में अलग थलग ना पड़ जाए, इस बात की चिंता उसे भी है। और इसीलिए आपने देखा होगा चीन और रूस के संबंधों में भी एक अलग वार्मथ आई है नई। पुतिन और शी जिनपिंग के संबंधों में जो वार्मथ आई है उसका भी प्रभाव हमारे देश को पड़ा है। जबकि पुतिन से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं तो उसका लाभ भी भारत को मिलने की संभावना हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये ऐसे रूस, भारत और चीन, ये जो एक त्रयी बन रही है, इन तीनों को इससे लाभ ही होने वाला है, ऐसा दृश्य मुझे लग रहा है। और दोनों देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का स्थायी शत्रु नहीं होता, कोई स्थायी मित्र नहीं होता। बिल्कुल। ये सही है कि हम बहुत अनेक वर्षों से रूस से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई स्थायी शत्रुता मित्रता नहीं होती है। बिल्कुल। इसलिए ये मानकर चले कि चीन से इस समय हमारे संबंध बढ़ाने में दोनों को लाभ है, ऐसा नहीं कि हमें ही लाभ है, दोनों को लाभ है और दोनों इस दिशा में ध्यान रखेंगे। तो अभी हमने कुछ समय पहले जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था तो ब्रिक्स देशों ने मिलकर अपनी एक करेंसी को जारी करने की कोशिश की थी जिससे उनमें आपस में व्यापार हो सके। उसके जवाब में ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। अब ये केवल एक टैरिफ के बिहाफ पर वो जैसे पूरे वर्ल्ड को लीड करना चाहते हैं। अभी जब पुतिन नहीं, जेलेंस्की से ट्रंप की मुलाकात हुई थी, उसके बाद काफ़ी सारे यूरोपीय देश से भी उन्होंने मुलाकात की थी, जहाँ लगभग काफ़ी घंटों तक उनकी वो मुलाकात चली, मीटिंग चली, जिसमें ट्रंप उस बैठक को लीड कर रहे थे। और मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि वो चाहते ही यही है कि वो पूरी दुनिया को इसी तरीके से लीड करे। वो सेंटर ऑफ पावर बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भारत भी उनके आगे ऐसे ही झुके, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते। देखिए ऐसा है, इसको भी और पीछे ले जाता हूँ, अमेरिका को ये अभ्यास है विश्व का मॉनिटर बनने का। बहुत दिन से हमने उसे मॉनिटर बनाया भी हुआ था। मुझे जो राष्ट्रपति बुश थे उनके द्वितीय कार्यकाल का भाषण याद है। जब द्वितीय कार्यकाल उनको मिला तो पहला भाषण जो उन्होंने दिया और उसमें उन्होंने कहा कि संसार भर में डेमोक्रेसी की स्थापना की जिम्मेदारी हमारी है। जहां भी डेमोक्रेसी नहीं है वहां हम डेमोक्रेसी स्थापना के प्रयास करेंगे। और हम आप जानते हैं वो डेमोक्रेसी स्थापना, शांति स्थापना, इन सब के नाम पर वो इराक में भी गए, बिल्कुल, वो अफगानिस्तान में भी गए, वो संसार में ऐसे ही जाते रहे ऐसे। लेकिन ये हुआ कि पिछले कुछ वर्षों से विश्व बहुध्रुवीय होने लगा, वो द्विध्रुवीय नहीं रहा। पहले एक ध्रुवीय हो गया था यूएसएसआर के पतन के बाद, वो फिर द्विध्रुवीय फिर से हुआ और अब बहुध्रुवीय हो गया है। तो ये जो मल्टीपोलरिटी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, ये अमेरिका को चिंतित तो कर रही है। उसका परिणाम है वो उनका नेतृत्व जो विश्व का था वो कमजोर हो रहा है। यूरोप अपने आप में एक गिरती हुई, ढलती हुई व्यवस्था हो गया है। इंग्लैंड अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में चीन का, रूस का, भारत का, इनका खड़े हो जाना फिर से, और ब्रिक्स के माध्यम से ब्राजील जैसे देशों का भी खड़े हो जाना, ये चिंतित करता है अमेरिका को। और ये भी आप इसमें ध्यान रखें कि यूनाइटेड नेशंस जो प्राय है अपने वैश्विक अवतार के बाद भी अमेरिका की ओर टिल्टेड अधिक था, उससे अधिक प्रभावित था। अब वो लगभग, जैसे अंग्रेजी में यूजलेस थोड़ा कठिन शब्द हो जाएगा, लेकिन वो लगभग इर्रेलेवेंट सा होता जा रहा है। यदि वो इर्रेलेवेंट होगा तो अमेरिका के नेतृत्व को और चोट पहुंचेगी। इसकी को ध्यान में रखते हुए ट्रंप को चिंता है कि वो अमेरिका फर्स्ट का जो उनका नारा था वो कैसे पूरा हो।
तो उनको एक नेतृत्व मिले, विश्व में उनकी नोबेल प्राइज मिल जाए तो उनकी एक शांति स्थापक की, शांति के दूत की छवि बने, वो सब है। इसलिए वो संसार भर से इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जेलेंस्की से उन्होंने पहले राउंड में जो बात की तो वो ऐसा लगता ही नहीं कि दो पढ़े लिखे दो राष्ट्रों के अध्यक्ष आपस में बात कर रहे होंगे। हमने आपने सबने वो बातचीत देखी है। उसको भारतीय भाषा बोली में केवल असभ्यता कहा जा सकता है। वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के सारे नियमों का उल्लंघन था। आज भी जिस प्रकार से ट्रंप, जब भारत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कह दिया कि हमने किसी का कोई वो नहीं लिया पहलगांव के मामले में, कुछ इससे हमने नहीं सुना, तो फिर वो बार बार ये कहना मैंने किया था, या तो उसका कोई रिकॉर्ड दे दें। तो अब आप देखते हैं जर्मनी के किसी मीडिया ने अब ये खबर दे दी कि वो 4 बार उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करने का प्रयास किया, प्रधानमंत्री ने बात भी नहीं की। इन सब से उनकी व्यक्तिगत छवि को निश्चित रूप से बहुत चोट पहुंच रही है। इसको समझने की आवश्यकता है। भारतीय प्रधानमंत्री की छवि को चोट नहीं पहुंचती, इससे पहुंचती है उनकी छवि को, क्योंकि उनका एक बड़बोलापन विश्व भर के सामने है। बिल्कुल। ऐसे में एक चीज और सामने आ रही है कि ट्रंप का अमेरिका में ही कुछ स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। वहां के कोर्ट ने भी उन्हें टैरिफ वॉर के ऊपर फटकार लगाई है। ऐसे में उनकी जो छवि है खुद अपने देश में धूमिल हो रही है। देखिए, इसको भी ऐसे समझने की आवश्यकता है कि अमेरिकी समाज में सारी विकृतियों के बाद भी वहां की न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायपालिका प्रायशः बहुत स्पष्ट निर्णय देती है। और ये न्यायपालिका की संस्था की श्रेष्ठता हमें बहुत सारे देशों में देखने को मिलती है, जहां शासन व्यवस्थाएं थोड़ी सी चिंतित करने वाली भी हैं। तब भी अमेरिका में ये अधिक है। तो न्यायपालिका का इस रूप में सामने आना एक अच्छा संकेत है। और अमेरिका में ये भी है कि जो ट्रंप ने जो कुछ किया है, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका स्पष्ट मुखर विरोध करने वाले वैचारिक अधिष्ठान भी सामने दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है वे सामने आएंगे। वे नीतियों को न बदल पाएं, कम से कम इतना तो कर पाएंगे कि जो विश्व भर में वो कर रहे हैं उसकी एक नैतिक जो आधारशिला है वो तो विचलित होगी, निश्चित रूप से होगी। बिल्कुल। अब सर अमेरिका से वापस आते हैं एससीओ समिट पर। एससीओ समिट में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की किस तरीके से फजीहत हो रही है। एक वीडियो क्लिप सामने आया है जिसमें सारे राजनेता खड़े हैं और शहबाज शरीफ वो वहां पर हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, मगर लोग ऐसे ही निकल जाते हैं बिना हैंडशेक किए। तो इस फजीहत के बावजूद वो वहां पर जाते हैं, अपनी फजीहत कराते हैं और फिर वापस आते हैं। इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, बहुत कठोर शब्द है, लेकिन पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। बिल्कुल। और ये तो हमें समझना है कि वहाँ नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में सत्ता रहती आई है प्रायशः। वहाँ की सत्ता आईएसआई ही संभालती है, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाता हो। लोकतंत्र का एक दिखावा वहाँ है और उन्हें आतंकवाद से बड़ा प्रेम भी है। वो आतंकवाद को भारत विरोध के नाम पर पालते भी है। ये पाकिस्तान के लोगों को भी समझने की आवश्यकता है कि इस आतंकवाद को पालने में कराची जैसे शहरों में आतंकवाद के माध्यम से कितने लोगों की हत्या हुई है, कितना नुकसान हुआ है, ये भी उन्हें भी समझने की आवश्यकता है। भारत में जिस प्रकार से वो बढ़ाते हैं, विश्व स्तर पर लोगों को समझ में तो ये आता है। और विश्व स्तर पर ठीक है, अमेरिका और चीन किसी कारण से उनके साथ लगते हों, उनको हम समझते हैं उनके कारण भी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति से, लेकिन वो एक ऐसा देश नहीं बचा है जिसकी संसार में कोई आदर हो, सम्मान हो। तो इसके लिए उन्हें एक आत्ममंथन करना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए, राजनीतिक स्तर पर करना चाहिए। उनके जो विद्वान हैं, विश्वविद्यालय हैं, जो उनके एनजीओज हैं, उन संस्थाओं को सोचना चाहिए, बैठकर के बात करनी चाहिए अपनी व्यवस्था से कि हमारी ये छवि क्यों बनी है। बिल्कुल। अंत में सर मेरा एक व्यक्तिगत सवाल होगा आपसे कि पहलगाम हमले के दौरान अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो क्या होता? मुझे लगता है ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मुझे लगता है भारत को पहलगाम हमले के बाद एक समर्थ, सशक्त, सबल और सही निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री मिला और उन्होंने एक निर्णय लिया। भारत पूरा संपूर्ण भारत उनके साथ रहा, खड़ा रहा। विपक्ष ने बाद में कुछ थोड़ी बहुत आलोचना की हो, वो ठीक है, लेकिन विपक्ष भी उन समय उनके साथ खड़ा रहा और भारत ने बहुत वर्षों बाद अपनी एक अच्छी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति, अपनी सामरिक शक्ति सब दिखाई विश्व भर के सामने। और उस समय हमने देखा कि एक दो देशों के अपवाद के स्वरूप कोई बीच में नहीं आया। सबने देखा कि पाकिस्तान ने जो गलती की है उसकी उसे दंड मिलना चाहिए और भारत ने उसका दंड दिया। इसलिए वो सही हुआ, सही समय पर सही निर्णय हुआ, सही व्यक्ति शासन व्यवस्था में, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं।
सर अभी तो है, मगर अगर हम माने, अगर राहुल गांधी या मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी में से कोई हमारा प्रधानमंत्री उस समय होता, मनमोहन सिंह जी तो फिर भी कहे अनुसार चलते थे। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है, राजनीतिक व्यवस्थाएं अपना स्वरूप बदलती रहती हैं, लेकिन भारत राष्ट्र के रूप में अब एक सशक्त, समर्थ, समृद्ध राष्ट्र बन रहा है, सामर्थ्यवान राष्ट्र बन रहा है, उस दिशा में जाएगा। और जो भी कोई सत्ता में बैठे उसे राष्ट्र की भावनाओं को समझना ही होगा, ये निश्चय है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, तो सर इस तरीके से बता दीजिए कि जब 26/11 का हमला हुआ था, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने एंड से कोई जवाब देने की बजाय अमेरिका के पास गए थे, और इस बार हमने किसी भी, अमेरिका छोड़िए, किसी भी देश का हमने दखलंदाजी ली ही नहीं। हमने खुद से जवाब दिया, खुद से स्टैंड लिया अपनी कंट्री के लिए। हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग रूलिंग पार्टी थी। उस समय में और इस समय में क्या डिफरेंस देखते हैं? 26/11 जब हुआ वो बहुत ही दुखद, दर्दनाक और कष्टकारी घटना थी। बिल्कुल। भारत के लिए निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवस्था को उसका जो प्रतिकार या उसका विरोध जिस रूप में करना चाहिए था, राष्ट्र की जो इच्छा थी, वो नहीं हुआ। ये भी बात सही है। उसी का परिणाम है कि वो आज सत्ता में नहीं है। बिल्कुल। ये कही आपने सही बात। बिल्कुल। बिल्कुल सर। अब इसी के साथ आज हमें आपसे बहुत सारी जानकारी मिली, जहाँ हमें राजनीति के बारे में, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, हमारी विपक्ष पार्टी हो, रूलिंग पार्टी हो, या फिर और कई सारे राजनीतिक मुद्दों पर आपसे जानकारी जानने को मिली। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।